हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास होगी बीपीओ के लिए। आज का टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था तथा इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी थी, तो उन सारी समितियों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, उनकी रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। इसके पहले आप जान लो कि ये कैसे टॉपिक कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं। तो देखो, 16 टॉपिक में हमने एक पूरा जितना आपका सिलेबस है बीपीओ का पंचायती राज वाला, उसको डिवाइड कर दिया। उन पे टॉपिक वाइज क्लास आती रहेगी। एक टॉपिक पहले बता दे रहा हूँ आपको कि कौन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था तथा पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु गठित समितियां। देखो, एक हल्की सी स्टोरी सुन लो, पूरा माइंड में बन जाएगा कि आज की क्लास में होने क्या जा रहा है, ठीक है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया कि शुरुआत में पंचायतें बहुत मजबूत थीं। हमारा जो प्राचीन काल था, जो मुगल काल आया या जो बीच का मध्य काल आया, उसमें पंचायतों का धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अंग्रेज आए तो इन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया। लेकिन फिर अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि लोगों की भागीदारी ख़त्म होती जा रही, लोग कटते चले जा रहे हैं, तो जो विद्रोह है, विरोध है, बढ़ता जा रहा है, उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो इनको फिर से सम्मिलित किया जाए, तो उन्होंने धीमे धीमे कुछ सुधार करने शुरू किए, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, पहली क्लास में। यहाँ पे क्या है कि अंग्रेज चले गए। इसके बाद क्या हुआ, हमारी संविधान सभा बन गई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 को अगली होगी, इस तरीके से। फिर आपकी 22 जनवरी को जो आएगा उद्देश्य प्रस्ताव आएगा संविधान सभा में। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में पंचायती राज पे कोई बात ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि 3 व्यक्तित्व थे, ये ध्यान रखो। जब संविधान सभा बनी थी, उसमें जो चर्चाएं चल रही थी, तो देश में जो 3 प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इन तीनों लोगों ने जो इनकी थिंकिंग थी, उसी आधार पे चीज़ें चल रही थी। बाकी सब लोगों से विचार विमर्श करके चीज़ें ली जाती थी, बट मेनली किसका? इन्हीं लोग का चल रहा था, ठीक। तो क्या होगा, जो इनके विचार होंगे पंचायतों से रिलेटेड, आगे की पूरी स्टोरी इसी आधार पर चलेगी। तो मैं बता दे रहा हूँ इनके विचार क्या थे। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उठाए दे रहा हूँ। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे? जो अछूतों के प्रति जो भेदभाव हो रहा था, है ना, अछूत व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था चल रही थी। दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी गांव में, तो मतलब अभी भी चलती है छुआछूत, आप लोग जान रहे होंगे जो लोग भी रह रहे हैं। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खराब थी। ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 2-2 3-3 तो इनके पास पीएचडी थी दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने ज़मीनी स्तर पर सब कुछ जान लिया था, तो इनको पता था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पंचायतें हैं, उन्होंने किया क्या है। इन्होंने बोला कि जब जो भी आक्रमणकारी आए हैं वो आए, तो गांव के लोगों ने क्या किया, अपने घर बंद कर लिए, यहाँ तक कि पशुओं को भी अंदर कर लिया, और आक्रमणकारी सीधे निकल गए। ना इन्होंने विरोध किया, ना कुछ प्रभाव पड़ा। तो इनका इतिहास में कोई योगदान ही नहीं है ग्रामीण लोगों का, ठीक है। जब इनका योगदान ही नहीं है, तो इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था देने का कोई मतलब नहीं होता है। डॉक्टर अम्बेडकर का सीधा कहना था। अब मैं बताता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा क्यों बोल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे छुआछूत वगैरह बहुत ज़्यादा थी गाँव में। अब सोचो, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे पंचायती राज उस टाइम पे आ जाता, प्रधान वगैरह बनते, तो ये पता है कि जो निचला तबका है, निचली जातियाँ हैं, वो तो आ नहीं पाएंगी कभी शासन में। वो आ नहीं पाएंगी, तो ये प्रभाव, ये गैप है ना, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेनली इनकी जो व्यवस्था का विरोध करने के चक्कर में डॉक्टर अम्बेडकर ने पंचायती राज का यहाँ पे विरोध कर दिया। अब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे उनकी चूक हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर को चाहिए था कि 1932 में महाराष्ट्र विधानसभा में इन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया था, ठीक है, और बोला था कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, मतलब एक प्रकार का आरक्षण दिया जाना चाहिए। सेम चीज़ वो यहाँ पे कर सकते थे। तो आज जो स्थिति आपकी 1992, जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, उसके बाद सही हुई है धीमे धीमे आरक्षण से, वो बहुत पहले सही हो जाती। तो यहाँ पे व्यवस्था का विरोध करने के चक्कर में, मतलब जो छुआछूत थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा पंचायतों का ही विरोध कर दिया। अब सेकंड पर्सन है, उनकी बात कर लेते हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को पत्र लिखा।
तो गांधी जी तो सबको पता है, गांधी जी तो पंचायतों का मतलब फुल समर्थन करते थे। वो बोलते थे कि असली लोकतंत्र गाँव में निवास करता है और प्रत्येक गाँव को एक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाया जाए, प्रत्येक गाँव को, ठीक है, एक केंद्र बनाया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा कि यहाँ पे बौद्धिकता, बौद्धिकता मतलब पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, प्लस विविधता, सांस्कृतिक विविधता भी नहीं है। तो जब इन सब चीज़ों का अभाव है गाँव में, तो ये क्या करेंगे, ये लोग संकीर्णता में रहेंगे, प्लस हिंसक भी होंगे। आप कैसे बोल रहे हो कि अहिंसक लोकतंत्र का केंद्र बन सकते हैं गांव? ये जवाहरलाल नेहरू के विचार थे। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी में बहुत जगह विरोधाभास भी था। ये चाहते थे भारी उद्योग लगें, आधुनिक बने, शहरों को सपोर्ट करते थे। गांधी जी गाँव को सपोर्ट करते थे, कुटीर उद्योग, बिल्कुल छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ट्रस्टीशिप सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की थी गांधी जी के। तो ये सब इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद थे। लेकिन फिर भी कांग्रेसी जितने थे संविधान सभा में, वो जाते थे गांधी जी के पास परामर्श लेने, और गांधी जी उनको बोल देते थे अगर करना है तो इनको बनाओ और इसके लिए काम करो जो आपका पंचायती राज है। ठीक है, ये मैंने बता दिया बेस। अब जितनी स्टोरी चलेंगी इसी थिंकिंग पे चलेंगी, बहुत आराम से आपको समझ में आएंगे। तो क्या हुआ, संविधान सभा में जब उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, तो उसमें पंचायतों की भूमिका, उसका क्या स्थान होगा, इसका उल्लेख ही नहीं था। उल्लेख क्यों नहीं था, मैंने बता दिया कि गांधी जी तो संविधान सभा में थे नहीं, बाहर थे। जो दो मेन व्यक्ति हैं वो पक्ष में नहीं है पंचायतों की, तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर जब थोड़ा बहुत गांधी जी का दबाव पड़ेगा तो ये आगे काम करेंगे, बताता हूँ क्या काम करेंगे। संविधान सभा में पंचायतों पर बहस में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, क्या बोला कि पंचायतों का भारत के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। गांव जो है वो स्थानीयता का कूप है, स्थानीयता का कुआं है, अज्ञान और संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता की गुफा है गांव। तो ये इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें हैं, तो गांव का कोई योगदान नहीं हो, पंचायतों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेहरू ने क्या किया, गांधी जी को पत्र लिखा कि गांव बौद्धिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं। इस तरह के वातावरण में संकुचित दिमाग के लोग संभवतः असभ्य और हिंसक होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बोल रहे हो, इन्होंने बोला कि गांव अहिंसा की धुरी बनेंगे, इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत स्वायत्तता दी जाए। आप कैसे बोल रहे हो, ये इन्होंने गांधी जी को बोला। अब गांधी जी क्या चाहते थे, जबकि गांधी जी चाहते थे कि पंचायत को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ बनाया जाए, ये गांधी जी चाहते थे। इसी जो गांधी जी चाह रहे थे, इसी आधार पे क्या हुआ, मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि गांधी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। वो बाहर रहते थे, सिस्टम से बाहर रहेंगे, कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, 1924 में, लेकिन बेलगांव जो होता था। लेकिन गांधी जी 1930 के बाद ऐसी व्यवस्था बन गई थी कि जो भी अध्यक्ष बने वो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी होती है, CWC, 15 मेंबर्स की, वो वही सारे निर्णय लेती। तो ये वर्किंग कमेटी जो भी तय करनी होती थी, तो जो भी अध्यक्ष बनता था गांधी जी से मशवरा करने के बाद भी ये तय होती थी। और मैक्सिमम पर्सन वो होते थे जो गांधी जी चाहते थे, तो काम तो गांधी जी के अनुसार ही होता था, चाहे अध्यक्ष रहें चाहे ना रहें। इतना ज़्यादा दखल था गांधी जी का, और एक रिस्पेक्ट भी था। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि गांधी जी की बात को मानना तो पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 22 नवंबर 1948 को एक संथनम करके व्यक्ति है, संथानम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो श्री संथानम ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्ताव है, इसको आपने नीति निर्देशक तत्व में आराम से पढ़ा होगा, 40वां जो अपना है। प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि प्रत्येक राज्य, अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार दे दिए कि आप अपने हिसाब से करो, लेकिन ऐसा प्रयास करना होगा। और किसमें ये शामिल होगा, DPSP में, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये आपका क्या है, बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय में इसको न्यायोचित नहीं है, लेकिन राज्य के लिए ये मूल होगा जब वो नीतियां बनाएगा। तो इस प्रकार पंचायत का विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के रूप में जोड़ा गया। अब इसके बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। देखो, पंचायत में फिर मैंने बोला काम तो केवल 73वां, 73rd और 74वां संशोधन, वही मेन काम का है, कुछ समितियां, बाकी पंचायती राज तो देखो मोटा मोटा खत्म है। यहाँ से जो समझ बनेगी, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, प्लस जो फैक्चुअल चीज़ें आती जाएंगी तो वो इस समझ से आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेंगी, आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जो 40वां अनुच्छेद के रूप में जोड़ दिया, अभी DPSP में क्यों जोड़ा, बात यह है,
भाग 9 में भी तो भाग 9 में रखा था इन्होंने पंचायत, तो भाग 9 में भी तो इसको जोड़ सकते थे, क्यों नहीं जोड़ा, है ना। या मूल अधिकार भी जोड़ सकते थे, कुछ भी जोड़ सकते थे, डीपीएसपी में क्यों जोड़ा इसको, इस पर बात करते हैं। तो दो व्यक्ति जो जवाहरलाल नेहरू हैं और अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ये दोनों लोग क्या है, खिलाफ हैं, ये चाह नहीं रहे कुछ पंचायत को। तो इन्होंने इस पर डिबेट ही नहीं की, नहीं तो कुछ भी प्रस्ताव आता था डॉक्टर अंबेडकर अपने तर्कों से चीज़ों को बदल देते थे, बदलवा देते, मजबूर कर देते लोग, इतने उनके अकाट्य तर्क होते थे। तो यहाँ पे अगर वो चाहते तो पंचायतों को संवैधानिक रूप से मान्यता संविधान बनने के समय से ही दिलवा देते, बस ये क्या करते कि उसी में उनको आरक्षण भी दिला देते, रिजर्वेशन मिल जाता। जैसे 1932 का कम्युनल अवार्ड आपने देखा होगा, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ये मिला था, सांप्रदायिक अवार्ड जो है ना, पूना समझौता जो है आपका, ठीक है। तो भी उसमें क्या मिला था, रिजर्वेशन मिला था, यहाँ पे भी दिला सकते थे, तो शायद स्थिति और बेटर होती। जो चीज़ हम ये इसमें 73 में संशोधन से लाए उसी टाइम आ जाती। अब आते हैं, हालांकि 6 अक्टूबर 1932 को बम्बई ग्राम पंचायत विधेयक, ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है जिसको बम्बई बोलते थे, बम्बई ग्राम पंचायत विधेयक पर बम्बई विधानसभा में बहस के समय डॉक्टर अंबेडकर ने पंचायतों का पक्ष लेकर उसमें शोषित समाज के प्रतिनिधित्व की बात की थी। इन्होंने बोला था कि शोषित समाज को प्रतिनिधित्व मिले, उसको आरक्षण मिले, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आगे चलते हैं। अब संविधान बनने के पश्चात विभिन्न राज्यों ने, संविधान बन गया, संविधान में इतनी हुआ कि इसको डीपीएसपी में जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 40, ठीक। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों ने पंचायत स्थापित करने तथा इन्हें सशक्त बनाने की बात की, परंतु जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। जैसे अंग्रेज करते चले आए थे वही चलने लगा। जैसे आपने देखा होगा धारा 124A, राजद्रोह की पहले बहुत विरोध हुआ दुनिया का, लेकिन अभी खत्म करने पे आए हैं, फिर भी खत्म नहीं की, बदलाव कर दिया। आईपीसी में गवर्नमेंट जो बदलाव कर रही ना, तो उसमें बदलाव करके वही प्रावधान डाल दिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, केंद्र बोलता रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जो संविधान पीठ है 5 जजों की, उसको भेज दिया कि इसके प्रावधान किसी तरह से रिपीट ना हो पाए, अगर जो संविधान पीठ है वो निर्णय दे देती है। आगे चलते हैं। अगर पंचायतें बनी भी तो, अगर किसी राज्य में पंचायतें बनी भी तो हर कार्य, कौन कौन सा कार्य जैसे होता है, मेन कर लगाना विभिन्न प्रकार के, और उन करों से जो पैसा कमाना है उससे विकास कार्य करना है। तो जो भी कार्य पंचायतों को करना है उसको करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सिंपल है कि केवल कागजों तक ही इनका क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, बाकी उनको कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं दी गई, ठीक है। परंतु पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु कुछ समितियां बनाई गई। बस थोड़ा सा काम ये हुआ कि समितियां बनाई गई। समितियां क्या करेंगी, बड़े पैमाने पर सर्वे करेंगी, रिसर्च करेंगी और अपनी रिपोर्ट देंगी। ये भी हो सकता है कि उन रिपोर्ट को ना माने, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय में होता है, ठीक है। तो अप्रैल 1949 में एक समिति बनी, स्थानीय वित्त अनुसंधान समिति। इसकी रिपोर्ट में पंचायतों के सशक्तिकरण पर थोड़ी बात की गई। 1953 में एक जांच समिति की रिपोर्ट आई, उसमें भी पंचायतों की बात हुई। 1952 में जो मेन काम हुआ ग्रामीण विकास के लिए, इस योजना को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को पता ही होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो समुदाय के रूप में एक विकास कार्यक्रम चलाया गया अलग अलग गांवों में, ठीक है, पंचायतों में। 1953 में एक और योजना आई आपकी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये इतनी महत्वपूर्ण योजना थी कि अगर ये सफल होती, इसके बहुत सारी चीज़ें आज भी चल रही, जो ब्लॉक बनाए गए वो इसी योजना से बने, ठीक है। इसमें क्या किया, सारे देश को विकास खंडों में, जो ब्लॉक हैं इसमें बांट दिया गया। 60,000 की जनसंख्या पे एक विकास खंड बनाया गया, और विकास खंड को क्या है, आपका गांव के विकास की एक क्रियात्मक इकाई बनाई गई। इस विकास खंड का मुखिया कौन होता था, खंड विकास अधिकारी। तो जो बीडीओ का पद है वो भी यहाँ से आया, और जो आपका वीडीओ का पद है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी यहाँ से आया है। जो आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो पद भी यहाँ से ही आया है, ठीक है, इसी प्रयास के बाद। तो प्रति 10 गाँव पे, यहाँ पे तो बीडीओ हो गया खंड लेवल पे, हर 10 गाँव पे एक ग्राम सेवक को रखा गया। उसको उस टाइम ग्राम सेवक बोला जाता था, बाद में ग्राम विकास अधिकारी बोला जाने लगा, वर्तमान में यही बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि नौकरशाही का इतना ज़्यादा दखल था, इतनी ज़्यादा अधिकारी लोग यहाँ पे लगा दिए गए कि ये सारी योजनाएं आपकी क्या हुई, असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई, ठीक है। इसके पश्चात क्या करेंगे, योजना आयोग एक समिति का गठन करेंगे।
तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति बनेगी, योजना आयोग बनाएगा, वो पंचायती राज पे जो रिपोर्ट देगी, इसी रिपोर्ट के आधार पे आज भी इसके मैक्सिमम प्रावधान जो है आपके 73वें संशोधन में हैं। ठीक है। 1958 में क्या होगा, ये सारी समितियां हम वन बाई वन करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसको केवल इतना जान लो, आगे इसी में आ रहा है। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोगों को पता होना चाहिए क्या थी, ये योजना आयोग था। योजना आयोग की जो क्रियान्वयन इकाई थी वो थी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें सभी राज्यों के सीएम वगैरह होते थे। ठीक है। इसने सिफारिशें स्वीकार की। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पहला काम होगा। ये जो सिफारिशें की गई थी, इसी आधार पर नेहरू जी क्या करेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान जाएंगे। यहाँ के नागौर जिले के बगधरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे इस गांव से। ठीक है, लागू कर दी गई, और किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आ जाते हैं प्रमुख समितियों पर कि पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए और किस किस सुझाव को आगे माना गया, वो सारी चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे। जिन पॉइंटों को मैं हाईलाइटेड करता चलूँ, समझ लेना कि उनको बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, रिपोर्ट कब दी इन्होंने, 24 नवंबर 1957 को। गठन किसने किया था, योजना आयोग के द्वारा। क्या नाम दिया गया था, योजना प्रोजेक्ट पर समिति के रूप में इसका गठन किया गया था कि एक योजना प्रोजेक्ट है, उस पर एक समिति बनाते हैं, वो सुझाव देगी कि ये प्रोजेक्ट कैसे लागू किया है। क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया तथा प्रमुख सुझाव और रिपोर्टें अपनी दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बिना जिम्मेदारी, किसी व्यक्ति को अगर आप कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे, कुछ अधिकार नहीं दोगे, तो वो विकास कार्यों में क्यों भाग लेगा और क्यों विकास कार्य होंगे, ये बताइए मुझे। सिंपल सी बात है। तो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायतें बनाई गई थी वो केवल सुझाव के लिए पहले बनी थी, उनको ना कोई जिम्मेदारी दी, ना उनको कोई वित्त दिया, ना अधिकार दिए, तो वो क्यों काम करेंगे। तो ये इन्होंने डायरेक्ट बोला कि बिना जिम्मेदारी तथा अधिकारों के विकास कार्यों में प्रगति नहीं हो सकती। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ सिफारिश की। इन्होंने बोला कि केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पहले आप समझो कि केंद्र पे पूरी पावर केंद्र के पास है, केंद्र ने कुछ विषय बांट लिए राज्य के साथ, राज्य को पावर दे दी। राज्य ने क्या किया, कुछ एक कानून बनाया, उस कानून के तहत पावर दे दी आपकी पंचायती राज को, ग्राम पंचायत को। तो कानून कौन बनाएगा, राज्य। पावर, अपनी पावर राज्य ट्रांसफर कर रहा है ग्राम पंचायत को कि ये विषय हैं, इस पर फैसला आप ले सकते हो, इसके लिए हम फंड दे देंगे, उस फंड का क्या यूज करना, कहाँ यूज करना, ये पूरा फैसला आप ले सकते हो। बस गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसके लिए ये कानून है, यहाँ आपको बुला लिया जाएगा। तो सेम चीज है कि ये पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर को बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसी के साथ इन्होंने क्या बोला, विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा भी किसके द्वारा संचालित होना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। तो जो प्रशासनिक ढांचा है, दैट मीन्स ब्लॉक लेवल पे है, तो ब्लॉक लेवल पे जो आपका ब्लॉक प्रमुख होता है उसके हाथ में होना चाहिए, जिला लेवल पे जिला पंचायत अध्यक्ष, मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएम बीडीओ इन सब के हाथ में आपने दे दिया, इन्होंने बोला। प्रमुख सिफारिशें इनकी देख लीजिए। पहला तो यही आता है कि त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय, एक ये बलवंत राय मेहता इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, और आज पूरे देश में ऑलमोस्ट, मतलब कहीं कहीं 2 स्त्री भी है, वो बताएंगे क्या है जब वो टॉपिक आएगा। तो पूरे देश में यही पद्धति लागू है, त्रिस्तरीय। इनकी सिफारिश थी। 2 स्त्री अशोक मेहता देंगे, उन पे आएंगे आगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की। कौन कौन से स्तर पे होगी, पहले तो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, दूसरा ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे, क्या उसका नाम पंचायत समिति, कहीं पे खंड पंचायत भी बोलते हैं, और तीसरा जिला स्तर पे जिला परिषद। इन्होंने बोला 3 वो बनानी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत जो है उनको गांव के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। लेकिन जो बीच की है पंचायत समिति और जिला परिषद, इसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, कि वो सदस्य इनका चुनाव करें जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन किया है, मतलब जो सदस्य चुने। देखो, जैसे
आपने देखा होगा ब्लॉक के लिए व्यक्ति खड़ा होता है, ब्लॉक सदस्य के लिए, ब्लॉक सदस्य के लिए होता है, तो उसको लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन लेते हैं, लेकिन वीडियो का चुनाव वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति करते हैं जिनको व्यक्ति चुनते हैं। तो जो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव, वीडियो मतलब वीडियो नहीं, वीडियो तो आपका अधिकारी हो गया, मीन्स ब्लॉक प्रमुख का, जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है कि गांव में जो ब्लॉक का सदस्य बनता है प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है, तो जनता ने इसको चुना, फिर दूसरे गांव ने किसी और को चुना, ऐसे करके सब चुन के गए, फिर ये लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव या इसको चुनेंगे। तो इसका ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे राज्यपाल का होता है, नहीं राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति का होता है आपका, और राज्यसभा के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। इन्होंने बोल दिया जो बीच की है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया था कि कार्यकारी निकाय इन्होंने किसको बनाया था, तो इन्होंने बीच का जो बी ब्लॉक है उसको बोला मुख्य निकाय कार्यकारी ये हो, और जिला परिषद क्या हो, सलाहकारी, वो केवल ऊपर से सलाह दे, समन्वय बनाए और पर्यवेक्षण करे ऊपर से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। लेकिन मेन काम कौन करेगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल की। और जिला परिषद का अध्यक्ष क्या होना चाहिए, जिलाधिकारी, ऐसा इन्होंने बोला। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट ने पंचायत समिति को सबसे महत्वपूर्ण बताया। तो बस सिंपल है, इन्होंने जो ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति है इसको सबसे महत्वपूर्ण बताया। अशोक मेहता होंगे तो वो क्या बोलेंगे, जो आपकी जिला परिषद है उसे सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, पंचायत स्तर पर चुने गए सदस्यों में 2 महिलाएं होनी चाहिए, एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। दैट मीन्स इन्होंने आरक्षण की बात नहीं की अभी कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इन्होंने बोला है कि इतने सदस्य होने चाहिए। सांसद तथा एमएलए भी जिला परिषद के सदस्य होंगे, तो इन्होंने बोला जो जिला परिषद होती है, आज भी ये लोग सदस्य होते हैं, ध्यान रखना जिला परिषद के। तो सांसद और जो उस क्षेत्र का सांसद होगा और एमएलए होगा वो जिला परिषद के सदस्य होंगे। ये सारी इन्होंने सिफारिशें दी। अगली समिति बनी, अब हुआ क्या देखो, ये समिति बनी, इस समिति के आधार पर नेहरू जी ने 1-2 जगह पंचायतें बना दी, फिर राज्यों को निर्देश दे दिए। राज्यों ने जो भी पेपर पे बनाया सफल कहीं नहीं हुए, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं पे भी पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़े बहुत अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो फिर जनता पार्टी की सरकार बनी आपकी, आप लोग को पता होगा, मोरारजी देसाई 1977 में बनी इनकी सरकार। इन्होंने, अब जब इनकी सरकार बनेगी तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही। तो जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी है तो वो काम अपने अलग करेगी। अगर वही काम करने थे तो जनता ने इनको इतने टाइम बाद चुना क्यों, तो ये सारी चीज़ें पलट देगी। जो योजना चल रही थी, योजना आयोग चल रहा था, इसको ख़त्म कर देगी। योजनाएं यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, रोलिंग आउट प्लान चलेगा। ठीक है, प्लस ये समिति की सिफारिशें भी हटा देगी और नई समिति बनाएगी अशोक मेहता की अध्यक्षता में। तो जो नाम होता है ना समिति का, वो व्यक्ति समझ लो क्या है, उस समिति का अध्यक्ष है। गठन कब हुआ, 12 दिसंबर 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब, अगस्त 1978 में सरकार को सौंपी। लेकिन जब सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे इसके जस्ट बाद क्या होगा, इनकी सरकार चली जाएगी, तो ये रिपोर्टें लागू नहीं हो पाई। ठीक है, इस समिति ने 132 सिफारिशें पेश की, अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया। मतलब इन्होंने पहले अध्ययन किया पंचायतों का विकास कब से कहाँ तक क्या हुआ, और उसको 3 चरणों में बोला कि उभार, पंचायतों का उभार कब से कब तक हुआ, 1959 से 1964 तक इसका उभार हो रहा था, मतलब उदय हो रहा था एक प्रकार का। गतिरोध बना रहा 65 से 69 तक, और जो यहाँ तक डेवलपमेंट हुए थे उसमें ह्रास होने लगा 69 से 77 तक। ये बात इन्होंने की, किसने, अशोक मेहता। इनकी प्रमुख सिफारिशें देख लो। इन्होंने पहली चीज़ यही बोल दी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसके स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज संरचना होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर एक मंडल पंचायत होनी चाहिए 15,000 से 20,000 की जनसंख्या समूह पे। ठीक है, जिला परिषद कार्यकारी निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यकारी निकाय किसको बना रहे हैं, जिला परिषद को, और उन्होंने किसको बनाया था, ब्लॉक पंचायत को, है ना। जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे, बलवंत राय मेहता ने उसको बताया था। राज्य स्तर पर योजना तथा विकास हेतु जिम्मेदार होगी। तो ये बोला कि जिला परिषद जो है वो राज्य स्तर पे, मतलब राज्य से डायरेक्ट सरकार से यही कांटेक्ट करेगी, यही मुख्य निकाय होगी, कार्यकारी निकाय।
पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान रखो। इन्होंने बोला कि जो पंचायतों के चुनाव हैं तो ग्राम पंचायत में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना देश की, उनकी भागीदारी उन चुनाव में भी होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर SC ST के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। तो पहली बार आरक्षण की भी बात कौन करेंगे? अशोक मेहता करेंगे। राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी की भी बात कौन करेंगे? यही करेंगे। द्विस्तरीय पंचायत की बात भी यही करेंगे। प्लस क्या बोलेंगे कि जो जिला पंचायत है उसको कार्यकारी निकाय बनाओ। और इन्होंने ही ये क्या बोल दिया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो इसमें कुछ लोग मौखिक बोले, लेकिन जो मुख्य है वो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है। ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि जो किसी पेपर में आ चुका है कि संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का प्रथम सुझाव किसने, क्योंकि ये आंसर इससे डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने पूछा। ये आपको खोज के लाना। विकास पंचायत से न्याय पंचायत को अलग रखा जाए। अब क्या होता है विकास पंचायत? तो जो विकास के काम कर रही है ना, गली बना रही, सड़कें बना रही, रोड नालियाँ, वो अलग। और न्याय पंचायत, क्योंकि ग्राम पंचायत को ही न्याय करने के लिए अलग से शक्तियाँ दी गई थी, तो इन्होंने बोला कि न्याय पंचायत को अलग रखो और विकास के कामों को अलग रखो। अब क्या होगा, इस समिति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अतः इसकी सिफारिशों पर केंद्रीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये शब्द पढ़ना, केंद्रीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका मतलब जहाँ जहाँ जनता पार्टी की राज्यों में सरकार थी उन राज्यों में काम हुआ, क्योंकि पंचायती राज तो फाइनली किसका विषय था? राज्यों का था। इन्होंने एक चीज़ और बोली था कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष किया जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप BPO के लिए पढ़ रहे हो ना, BPO के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, लिमिटेड सिलेबस है, तो बहुत गहराई से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। अगली समिति बनेगी GV राव समिति। गठन कब होगा? 25 मार्च 1985 को होगा। उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना, ये इनका उद्देश्य होगा। रिपोर्ट कब देंगे? दिसंबर 1985 में देंगे। सुझाव क्या क्या दिए? जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कि जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला कि जिला परिषद के एक सदस्य को 30,000 से लेकर 40,000 तक की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो आपको पता है जिला पंचायत होती है, तो जिला पंचायत का एक तो अध्यक्ष होता है, लेकिन उसके पहले जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य जो बोला है, तो एक सदस्य जो होगा वो 30 से 40,000 लोगों की जनसंख्या पर चुना जाए। ऐसे ही करके अलग अलग सदस्य चुने जाएंगे और वो फिर मिलके क्या है, अध्यक्ष का चुनाव हो। एक और उन्होंने बड़ी चीज बोली कि कार्यकाल इसका कितना, 8 वर्ष होना चाहिए। तो उन्होंने 4 बोला था, इन्होंने डबल कर दिया इसका। राज्य सरकारों द्वारा, फिर से ध्यान रखना कि राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए। ये भी तो वित्त आयोग की सर्वप्रथम बात कौन करेंगे? यही करेंगे। फिर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए। तो ये 2 नई बातें यही कर रहे हैं GV राव कि एक तो आप वित्त आयोग को ही ये काम दिया जाए कि कितनी धनराशि किस पंचायत को दी जाए। दूसरा, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन भी किया जाए। ये भी बात ये करेंगे। अगली समिति बनेगी आपकी LM सिंघवी समिति। आपने कांग्रेस के एक लीडर का नाम सुना होगा, अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के जितने भी केस होते हैं यही लड़ते हैं और लीडर भी हैं। इन्हीं के पिताजी थे LM सिंघवी। जैसे प्रशांत भूषण का नाम सुना होगा, उनके पिताजी थे कानून मंत्री शांति भूषण। तो पहले ये होता था कि जो वकील हैं तो अधिकतर उनके लड़के भी वकील बनते थे। आज भी ऐसा होता है, जो बड़े वकील होते हैं। तो वर्ष 1986 में ये कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे बाद में। तो वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, ध्यान रखना इस विषय का, या जो विषय पे समिति बने वो विषय का नाम भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। इस विषय पे एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। मतलब रिपोर्ट कब दी इन्होंने? 27 नवंबर 1986 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी?
पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये आपसे जो क्वेश्चन फिर से पूछा है कि पहली बार संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने का सुझाव किसने दिया था, ये आप लोगों को बताना है। इन संस्थाओं के चुनाव संबंधी विवादों हेतु न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। क्या बोला कि जो इनके चुनाव संबंधी विवाद होते हैं पंचायती राज के, ग्राम पंचायत के, विकास पंचायत के, इसका जिला पंचायत के, है ना, पंचायत समिति के, तो इनके विवादों हेतु या विवादों के समाधान हेतु न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जाए। अधिकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है? अर्ध न्यायालय, ट्राइब्यूनल्स। अर्ध न्यायालय में क्या होता है? फीस वगैरह वो सब औपचारिकताएं बड़ी कम होती हैं, जल्दी मामला निपट जाता है। ठीक है। गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि केवल एक हर गांव के लिए नहीं, गांव का कुछ समूह बना दो, पूरे उस समूह के लिए एक न्याय पंचायत हो जो न्याय देने का काम करे। फिर बनेगी एक समिति आपकी पीके थुंगन समिति। ये आखिरी इंपॉर्टेंट समिति है। इसी के बाद इसी की सिफारिश पे आपका संविधान संशोधन विधेयक आ जाएगा। तो पीके थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उप समिति, संसदीय सलाहकार समिति जो थी ना, उसकी एक उप समिति बनाएगी। उसके अध्यक्ष कौन थे? पीके थुंगन थे। 1988 में गठित की गई। इन्होंने अपनी इसी के एंड तक रिपोर्ट भी दे दी, और रिपोर्ट में क्या बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये चीज़ इन्होंने दोहरा दी। जिला परिषद को इन्होंने भी बोला कि ये कार्यकारी निकाय जिला परिषद हो। कार्यकाल कितना हो? 5 वर्ष का हो। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन हो जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के मानदंड निर्धारित करे। तो हर राज्य में वित्त आयोग के गठन की बात कौन कर रहा है? थुंगन जी कर रहे हैं। ठीक है। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन हो और जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के मानदंड निर्धारित करे। वित्त आयोग, अब आपको पता होगा कि वित्त आयोग हर राज्य में जहाँ जहाँ पंचायती राज अधिनियम है गठित हो चुका है। आपको बस इतना बताना है किस अनुच्छेद से, 243, ये तो समझ लो 243 अनुच्छेद ही है पंचायतों से रिलेटेड। ABCD से लेके Z तक जाता है, फिर शुरू हो जाता है ZA ZB। तो आपको ये बताना है कि 243 का कौन सा पार्ट है, ABCD I तक, IFGH, ठीक है, कौन सा है जो वित्त आयोग से रिलेटेड है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी जब हम कराएंगे कि संविधान संशोधन कराएंगे तो बहुत सारी डिटेल में फिर चले जाएंगे कि इन्होंने जो थुंगन ने बोला है क्या क्या चीज़ें और बोली थी जो वहाँ पे अपना ली गई थी। फिर पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो इन्होंने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की बात कर दी तीनों स्तरों। और महिलाओं के आरक्षण की भी ये बात करेंगे कि महिलाओं हेतु भी आरक्षण होना चाहिए। फिर आरक्षण आपको पता होगा कि कर दिया गया, SC ST को जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया। और कई राज्यों में 1/3 महिलाओं के लिए, कई राज्यों में 1/2 है, 50% तक आरक्षण। इस समिति के सुझाव पर 1989 में क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं था उस टाइम पे कांग्रेस का। तो ये क्या है, बहुमत ना होने पे ये विधेयक पारित ना हो सका। बस यही प्रॉब्लम होगी कि विधेयक ये पारित नहीं हो पाया। आगे चल के ये पारित हो जाएगा और 73वां संविधान संशोधन बनेगा और वहाँ से इसको संवैधानिक रूप से पंचायतों को मान्यता मिल जाएगी। कुछ अन्य समितियाँ भी बनी थी। एक सादिक अली समिति बनी थी 1964 में, जिन्होंने पंचायतों की थोड़ी बात की थी। एक संथानम समिति बनी थी 1962 में। तो ये क्या है, किसी अदर विषय पे बनी थी। इन्होंने पंचायतों की भी बात की थी, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको भी रख लो। अगर कहीं से आ जाए मैचिंग वाला या ऑर्डर में अरेंज करने वाला तो आपको सन